आज ना वो आया नहीं है। अभी वो देश काल कुंडली वगैरह रोकेंगे। आज कर देते हैं पंच महापुरुष योग जो है। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम मैम, सॉरी मैम, मैं भूल गई। कोई नहीं। आपको भी नमस्ते। आप ना एक चीज, सबके कैमरे ऑफ है ना। जी सबने ऑफ कर लिया। फिर मैं सभी अकेले कैमरे खोल ऑन के क्या करके। करूंगी? सभी ऑफ मैम मैं करवाए तो थे। मैम मैं तो खाना बना रही हूँ इसलिए ऑफ की हुई हूँ। मैंने इसलिए ऑफ कर दिया कि सबने कर दिया तो मैंने भी कर दिया। ये नक्षत्र वाला भी आपका रहता है चैप्टर। एक मिनट रुकिए। आज लिखेंगे हम योगों का परिचय। योग का अर्थ है ग्रहों का आपस में संबंध। ग्रहों के दो प्रकार से जाना जा सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। दूसरे, कुंडली में भाव का स्वामी होने के कारण, जैसे लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश इत्यादि। इसीलिए योगों को भी दो प्रकार के होते हैं। ग्रहों का आपसी संबंध के कारण, जैसे युति एक दूसरे में से द्वादश होना, केंद्र या त्रिकोण में होना, इनसे ग्रहों के फल में अंतर पड़ता रहता है। भावाधिपति होना, जैसे केंद्रेश तथा त्रिकोणेश का संबंध, लगन और पंचमेश का संबंध, जिसको केंद्र त्रिकोण का संबंध जानते हैं। हम इस अध्याय के ग्रहों की स्थिति के कारण बनने वाले योगों का अध्ययन करते हैं। सूर्य से बनने वाले योग। सूर्य से केंद्र में चंद्रमा स्थित हो तो जातक धन, बुद्धि, चतुराई आदि कम होते हैं। यदि चंद्रमा पनफर में स्थित हो तो धन, बुद्धि मध्यम होते हैं। यदि चंद्रमा अपोक्लिम भाव में स्थित हो तो धन और बुद्धि, चतुराई श्रेष्ठ जाने जाते हैं। ये कैसे देखना है? सूर्य, सूर्य से केंद्र 1 4 7 10, अपोक्लिम 2 6 10, 2 6 11, 2 6 8 11, ऐसे 3 7 3 3 5 9 और 12। इसी प्रकार से सूर्य से हमने काउंट करना है, जैसे सूर्य से बनेगा। जहां सूर्य कुंडली में बैठा है उससे हम चंद्रमा की स्थिति को ज्ञात करेंगे। जैसे सूर्य किसी का पंचम भाव में बैठा है
तो सूर्य से केंद्र यानी सूर्य से सप्तम। अब सूर्य से केंद्र में ही रहा, सूर्य को हम जहां बैठा है उसको लगन कुंडली बनाएंगे, वहां से काउंट करेंगे चंद्रमा की स्थिति को। मेरी बात सबको समझ आ रही है? अगर किसी सर को नहीं अगर समझ आ रहा तो कुंडली पूछिए। में दिखा दे सर तो ठीक रहता ना, ऐसे प्रैक्टिकल होता है हाँ, ना। ये मैंने आपको लिखने के लिए, ये सब बताने के लिए बताया है। और जब मेरा ना एक सिस्टम नहीं आ रहा मेरे पास, वो पता नहीं आपकी किस्मत में नहीं, अभी वो लगा के मैं अभ्यास करवाने के लिए अलग से करवाऊंगा। सूर्य से केंद्र, सूर्य से केंद्र यानी आप कोई भी कुंडली लगा दीजिए, किसी भी कुंडली को लगा दीजिए। गीता जी किसी कुंडली को लगा दीजिए, यही समझाता चला जाऊं। जी, 1 मिनट। एक सेकेंड। जी लगा दिया आपने? जी जैसे सन बैठा है पंचम भाव में, पंचम से चतुर्थ यानी अष्टम, ठीक है जी, या पंचम से सप्तम या पंचम से दसम। आई बात समझ आपको? आपने सूर्य से गणना करनी है, सूर्य से केंद्र में चंद्रमा स्थित हो तो जातक धन बुद्धि चतुराई आदि कम होते हैं। यदि चंद्रमा पनफर भाव में स्थित हो तो धन बुद्धि मध्यम होते हैं। यदि चंद्रमा अपोक्लिम भाव में स्थित हो तो धन बुद्धि चतुराई श्रेष्ठ होती है। अब सूर्य से गणना करनी है आपने। समझ आ रहा है जी आपको कुछ? एक बार ना ये भाव के बारे में बता दीजिए, कौन से भाव है, शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। मैडम सर जी देखिए, केंद्र के सूर्य, भाव, केंद्र के, बोलिए। सर आप जैसे सूर्य से कह रहे हो, सूर्य से देखना है भाव के अलग से, वो कुंडली में ही भाव खाली जैसे देखना है? सूर्य से। 8वां देखेंगे, ठीक अरे है मैडम फिर, जी, ओके। सूर्य, नहीं, ठीक सूर्य को ठीक से लगन बता बना दो। देंगे, जहां सूर्य बैठा वहां से हम कुंडली रोटेट करेंगे ना जी। अब चंद्रमा को छोड़कर यदि सूर्य से दूसरे भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित हो तो तो वैसी वैसी वै को एक ही मात्रा सी योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति खुश, साहसी, वक्ता, समृद्ध, उदार तथा शासक वर्ग का प्रिय होता है। स्नेही, वचन बोलने वाला, समृद्धि और लंबे शरीर वाला हो। अब सूर्य से चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह द्वितीय भाव में, जैसे सूर्य से द्वितीय भाव में वीनस है, शनि है। आपने समझा जी? 11th हाउस सर। सूर्य से चंद्रमा को छोड़कर दूसरे भाव में, 11th नहीं, दूसरे द्वितीय भाव में सूर्य पंचम भाव में बैठा है, हम्म ठीक है जी। हम्म, उससे चंद्रमा को छोड़ दीजिए। अब कुंडली में आपने चंद्रमा को कहीं किसी, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, चंद्रमा तृतीय भाव में, तो चंद्रमा चतुर्भाव में बैठा है। हमने ये योग को समझना है, सूर्य से द्वितीय भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह स्थित हो तो वैसी योग निर्माण होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति खुश,
साहसी, वक्ता, समृद्ध, उदार तथा शासक वर्ग का प्रिय होगा। वक्ता होगा, नेचुरली बात है, सूर्य उसका दुग्धवादस के संबंध में है। स्नेही, वचन बोलने वाला, समृद्धि और लंबे शरीर वाला हो। हमने सूर्य को लगन कुंडली मान के चलना है। पहली मुख्य बात आपको ये चीज समझ होनी, सूर्य को लगन कुंडली मानना है। वासी पहले वेसी सी, अब वासी, वा को आ की मात्रा, सा को ई की मात्रा, योग। चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह सूर्य से 12वें भाव में स्थित हो तो वासी योग निर्माण करता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति धनवान, प्रभावशाली तथा फल शुभ ग्रहों में स्थित से बनते। यह फल शुभ ग्रहों की स्थिति से बनते हैं। सर अब यहाँ पे सूर्य केतु से लेंगे। राहु केतु भी लेंगे इधर। सर जैसे इस केस में मैडम केतु है। मैडम जी, इस केस में मैंने लास्ट लाइन में बोला है, यह फल शुभ ग्रहों की स्थिति से बनते हैं। सर सूर्य से 12 तो कोई ना? ग्रह नहीं है, सब 12th भाव में दोबारा कोई ग्रह नहीं है। दोबारा ध्यान से समझें। आपने सूर्य को केंद्र बिंदु रखना है। आप चंद्रमा को छोड़ दीजिए, हमने चंद्रमा को छोड़ दिया। कोई अन्य ग्रह जब सूर्य से 12वें भाव में स्थित होगा तो वासी योग निर्माण बनता है, निर्माण सर करता है यहाँ या पे बनता शुभ है। ग्रह कौन कौन से काउंट करेंगे हम? शुभ, आप आपको शुभ अभी तक याद ही नहीं हुए? नहीं सर, कई बार हम उनको क्रूर में ले आते हैं, जैसे मार्स को क्रूर में ले आते हैं, तो मतलब तभी पूछ रही हूँ ना। मार्स कई है, बार ये वीनस क्रूर को है। क्रूर ले आते हैं, कभी सुनिए वीनस। हाँ सुनिए, मार्स क्रूर ग्रह है। जी। सूर्य क्रूर ग्रह की संज्ञा में। तो इनको शुभ लेंगे शनि, कि नहीं लेंगे? अरे सुनते जाइए पहले मैडम जी। मार्स क्रूर ग्रह की संज्ञा में है, सूर्य क्रूर ग्रह की संज्ञा में है, शनि क्रूर और पापी की संज्ञा में है, केतु और शनि राहु पापी ग्रह की संज्ञा में। शुभ ग्रह कितने बचे? चंद्र, बृहस्पति और शुक्र और बुध, ये शुभ ग्रह की संज्ञा के ग्रह। अब सूर्य को अष्टमस्त, चंद्र और सूर्य को अष्टमस्त दोष नहीं लगता, क्योंकि इनकी एक एक राशि है। पहली बात, ये बात आपके मध्य में जहन में होनी चाहिए। दूसरा, सूर्य लगन का कारक है और चंद्र लगन का कारक है। ठीक है जी, ये कारक ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा लगन के कारक ग्रह है। अब सूर्य को अष्टमस्त दोष क्यों नहीं लगता? सूर्य खुद ही राजा है, वो कहीं भी जाएगा, वो प्रकाश तो नहीं छोड़ेगा भी। वो अष्टम भाव में बैठ गया तो प्रकाश नहीं छोड़ेगा, तो प्रकाश तो इस कुंडली में आएगी जाएगा। तो इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को अष्टमस्त दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य खुद ही में ही बली ग्रह है। सूर्य की दृष्टि से ही सभी ग्रहों पर दृष्टि पड़े और सूर्य से ही चंद्रमा की रोशनी बनती। ये चंद्रमा इसलिए बली गिन दिया हमने, ये मन का कारक इसलिए रखा है, ये हमारे बहुत नजदीक ग्रह है। इसीलिए हमने कुंडली के किसी भाव को नहीं देखना, हमने सिर्फ सूर्य की स्थिति को हमने लगन मानकर चलना है। सूर्य से हमने काउंटिंग करनी है। अब सूर्य से लिखिए, समझिए, सूर्य से चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह, ध्यान से समझना, थोड़ी सी आज दिक्कत है स्वास्थ्य में। चंद्रमा को छोड़कर सूर्य से कोई 12वें भाव में स्थित हो ग्रह, वो वासी योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति धनवान, प्रभावशाली होता है। यह फल शुभ ग्रहों की स्थिति से बनता है। शुभ ग्रह, सर अगर मैंने शुभ आपको ग्रहों क्या के साथ, शुभ ग्रहों के साथ अगर अशुभ ग्रह बैठ जाए तो मैडम जी आप उसका फल कैसे करेंगे? उनमें से कोई बलि देखेंगे, कौन बलि है? उनमें से मान के चलिए बृहस्पति बैठा है द्वादश भाव में, साथ में राहु बैठ गया, राहु ने बृहस्पति खराब कर दिया, तो राहु बलि हुआ। हमने बलि को भी देखना है ना, इनमें दोनों में से कौन बलि है। तो फिर अगर गुरु शनि में फिर किसने किसे परास्त कर दिया और बलि हो गया? या अरे फिर गुरु शुक्र शनि में दोनों गुरु? ही सम है,
गुरु अच्छा, शनि और दोनों ही गुरु, सम है। तो फिर गुरु शुक्र। अरे दोनों ही सम है, जी, यानी कि ये दोनों सभी ही सौम्य सही है। है। अच्छा जी। हाँ जी, जी नहीं, मैं समझ गई सर। उनमें से कोई अच्छा ग्रह बैठेगा जिसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, शुभ प्रभाव नहीं होगा, अशुभ ग्रह की युति नहीं रहेगी, वो स्वस्थ ग्रह है तो वो बली माना जाएगा। तो बली, यह फल लास्ट में मैंने बोला है शुभ ग्रहों की स्थिति से बनते हैं। आई समझ जी आपको? जी। आपने शुभ ग्रह देखना है, शुभ ग्रह मतलब वो ग्रह अच्छा हो, स्वस्थ हो और वो अच्छे स्थिति में हो, अच्छे प्रकार से बैठा हो। ये भी तो देख सकते हैं ना। अगर मान लो सूर्य से द्वादश भाव, अब मान लो सूर्य ही अष्टम भाव में बैठा है, सूर्य से द्वादश भाव सप्तम भाव बैठा, केंद्र का भाव बैठ गया, अगर वहां पर बृहस्पति बैठ गया तो वो बढ़िया माना जाएगा। जी, फिर और फिर शनि भी हो तो, और शुक्र भी हो तो फिर उसके प्रकार से फल को कथन कीजिए ना जी, थोड़ा समझिए आप भी। जी सर, जी सर। एक मिनट रुकिए। उनमें से हम कौन खराब कर रहा है? सप्तम शुक्र। आवाज नहीं आ रही, मेरा वाईफाई वीक सिग्नल दे रहा है या फिर उधर से? म्यूट कर रखा है सर ने ना, अच्छा म्यूट कर रखा है अपने आप को। अच्छा जी। दवाई लेने गया था जी, गले में खारिश ज्यादा होने लगी। अब आप समझे, उभयचारी योग, जो उभयचारी योग है वो भी सूर्य से निर्माण होगा। चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य शुभ ग्रह सूर्य के दूसरे तथा 12वें भाव में स्थित हो, शुभ कत्री। आई समझ? चंद्रमा को छोड़कर सूर्य से कोई अन्य ग्रह शुभ हो, सूर्य के से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में स्थित हो, तो अभयचारी योग बनता है। आप देखिए इस कुंडली में सूर्य से दूसरे भाव में मान के चलिए वीनस हो, उसके साथ कोई नेगेटिव प्लैनेट ना हो, ठीक है जी, मान के होता, और सूर्य से द्वादश भाव यानी चतुर्भाव में कोई ग्रह होता शुभ, जैसे बृहस्पति होता, तो ये अभयचारी योग कहलाता। जातक राजा के समान अधिकार प्राप्त करता है, सम्मानित होता है, धनी सुखी होता है, और यह फल शुभ ग्रहों के कारण बनते हैं। यदि दोनों और शुभ अशुभ ग्रह की स्थित हो तो अपमान के कारण मानसिक पीड़ा होती है, जातक धन तथा सौभाग्य से हीन होता है। अब यही स्थिति पाप कत्री हो सूर्य के साथ, तो सूर्य किस चीज का कार तत्व है? उसके उसके हैं राजा के समान जीना, आत्म आत्मा कारक ग्रह सूर्य है। और सबसे बड़ी बात है सूर्य में मान सम्मान, राज्य, सरकार से लाभ, ऊंचाई इत्यादि देखी जाती है। और जो सूर्य के साथ अगर पाप ग्रह बैठे होंगे, जैसे दुध दुध द्वादश में यानी पाप कत्री में,
तो उसके मान सम्मान में भी हानि हो जाएगी। तो उसके साथ उनको राजकीय दंड इत्यादि प्राप्त भी होंगे। उसके जो सरकारी क्षेत्र से लाभ है वो भी कमी कर देगी। इसीलिए इस योग को अभयचारी योग बोला गया है। अब देखिए बुध आदित्य योग, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। बुध आदित्य योग है, इस कुंडली में बुध आदित्य योग है। भाई बुध आदित्य योग तो बन गया। अगर बुध बुध 0 डिग्री का हो और सूर्य 22 डिग्री का हो तो क्या बुध आदित्य योग माना जाएगा? बताइए। तो कमजोर होगा ना, क्योंकि डिग्री अस्त हो बहुत जाएगा गैप ना होगा। सर। फिर अरे बुध मैडम जी, अस्त हो अस्त तो जाएगा तो वो अपने फल ही बुध नहीं देगा। मेरी बात समझे, बुध कहाँ से अस्त हो जाएगा? सूर्य तो 22 डिग्री है, बुध 0 डिग्री है। वो तो डिग्रियों के अंतर से अस्त होगा। अब बुध आदित्य अच्छा। योग में भी अस्त अस्त में भी बुध आदित्य योग मान लेते हैं हम लोग। तो ये बुध आदित्य हम्म। योग थोड़ा माना जाएगा। बुध बली हो, यानी 7-8 डिग्री का बुध हो और सूर्य 25 डिग्री का, कम से अच्छा। कम उसमें 12 डिग्री का अंतर हो, 12 से 14 डिग्री का, जहां से वो अस्त नहीं होता, तो बुध आदित्य योग माना अच्छा। जाता है। जब सूर्य बुध एक ही भाव में स्थित हो, बुध आदित्य योग बनता अच्छा। है। यह योग से उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान, सम्मान पाने वाला, कार्य से करने में निपुण, धनी तथा सुखी होता है। इस योग में यह आवश्यक है, बुध अस्त नहीं होना चाहिए। राज लक्ष्मी जी, समझ आया आपको? सर ये तो इसमें दिखा रहा है, तो इसमें तो वही सब है। बुध और आदित्य लोग। है, मैं कौन सा नहीं कह रहा जी, है। आ रहा है। बुध रेट्रोग्रेड भी है, वक्री भी है। हाँ तब। वक्री भी तो है, तो भी इसके अंदर फर्क है। सर तो क्या जब सूर्य की महादशा चलेगी तो सूर्य बुध का भी फल देगा, इसका मतलब ये होता है? मतलब आप मैं बताइए। लास्ट में, बुध आदित्य योग में क्या होता है आप पहले बताइए। सर एक बुध हो गया तेज, और आई मीन सॉरी, सूर्य हो गया तेज और बुध हो गई बुद्धि। तो तेज बुद्धि से क्या होगा सर? सब कुछ होगा। मैडम जी, बुध युवराज है, सूर्य राजा है। जी। तो बुध बुद्धि का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है। तो क्या उसको सरकारी क्षेत्र से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है ना? वो हाँ। अच्छा कुशल व्यापारी भी होगा। यस, अच्छी उसकी कंडीशन बुद्धि हो तेज तो होगी। ग्रहों की। जी। लाल किताब तो जहां तक लिखती है, उस सूर्य बुध कहीं भी इकट्ठे हों तो मंगल का फल नेक हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा गया? उसकी बुद्धि बहुत बढ़िया है और सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा के साथ जब बुद्धि का मिलन होगा तो बल उसका नेक होगा। वो यूटिलाइज कहीं भी करेगा, किसी को मारेगा नहीं, गलती से नहीं मारेगा, सोच समझ के बात करेगा। जो सोच समझ के व्यक्ति बात करता है तो उसका नेचुरली आप आईक्यू अच्छा ही गिनेंगे, तो उसको हाजिर जवाब भी मानेंगे। तो और वो ऊबड़ खाबड़ वाली बातें नहीं करता। तो इस बुध आदित्य योग को हर एक कार्य में निपुण, धनी तथा सुखी माना जाता है। हर एक कार्य करने के लिए निपुण है ये। अब देखते हैं चंद्रमा से बनने वाले योग। सबसे पहले आता है सुनफा योग। आपने सुना है सुनफा? नहीं सर। किसी ने सुना है जी? और ये सब सुना तो है लेकिन मतलब नहीं जानती। सुना तो सबने ही है। कैसे बनता है ये, निर्माण का मालूम है आपको? नो सर। जरूर अच्छा वही सुनिए। चंद्र के, आई थिंक सेकंड हाउस में चंद्र से कोई शुभ प्लैनेट हो तो। देखिए सुनिए, एक सुनफा योग जो है, एक अनफा योग है, एक दुधरा योग है, एक केंद्र योग है। अब सुनफा योग क्या है? सूर्य को छोड़कर, यहाँ सूर्य को नहीं लेंगे,
कोई अन्य ग्रह चंद्रमा के दूसरे भाव में स्थित हो तो सुनफा योग बनता है। जातकों को राजा के मान सम्मान प्राप्त होता है। अपनी बुद्धि क्षमता के कारण सम्मानित धनी तथा प्रतिष्ठित होगा। वह स्वर अर्जित धन का स्वामी होगा। स्वर अर्जित मतलब स्वयं। अब चंद्रमा का धन कौन सा बना? द्वितीय भाव। वहां पर शुभ प्लैनेट होगा तो नेचुरली बात है उसका धन होगा। अब यही चीज हम केंद्र रूप में समझते हैं। तो केंद्र रूप में क्या होता है? चंद्रमा अकेला नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से अनफा योग है। अनफा योग सूर्य को छोड़ देना है। कोई अन्य ग्रह चंद्रमा के द्वादश भाव में स्थित हो तो अनफा योग निर्माण होता है। जातक के राजा के मान सम्मान प्राप्त होगा, रोग मुक्त होगा, सदाचारी होगा, सुखी होगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा बताइए क्यों? माना चंद्रमा के आगे चंद्रमा का धन है तो उसके पीछे उसका खर्च करने वाला भी ग्रह बैठा हुआ है। अगर ग्रह वो शुभ है तो शुभ जगह खर्च करवाएगा, अच्छी जगह करवाएगा। अब यहाँ पर रोग मुक्त क्यों लिखा? बताइए। क्योंकि सर अगर कोई धर्म स्थान पे पैसे खर्च करेगा तो वो रोग मुक्त होगा। आई मीन अरे नहीं, मैडम जी सॉरी खर्च सॉरी सर, एक्चुअली 12th हाउस जो होता है वो बीमारी ये सबका होता है, तो अगर शुभ ग्रह होगा तो बीमारी नहीं होगी, तो फिर वो रोग मुक्त होगा शायद, अरे इसलिए। अरे जी देखिए समझिए। आप पहले ध्यान से समझिए। आपने थोड़ा सा पकड़ा, यही बहुत बड़ी बात। आपको आपको पता है भी दशा कहाँ से लगती है? चंद्रमा के भोग्य काल से। और नक्षत्र स्वामी कौन बनता है? चंद्रमा जहां बैठा हुआ है। राशि कहाँ से? चंद्रमा से। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका रोग कौन सा होगा? कोई होगा जी? यस सर। नहीं। अगर आपको मतलब शुगर भी होती है, कोई आम केला सेब फ्रूट या हम लोग मीठा ज्यादा खाने से नहीं होती। आदमी को जो चिंता लगती है, चिंतन मन से होती है। तो मन से ही सारी चीजें बदल जाएंगी। घबराहट होती है तो आदमी को अच्छा बुरा कोई सोचता है। जब उसका मन स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। अब दुर्धरा योग, सूर्य को छोड़ दीजिए। यदि कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से द्वितीय तथा द्वादश भाव में स्थित हो तो यह योग बनता है। इस योग वाला जातक सब सुखों से संपन्न, भोगने वाला, आज्ञाकारी व धनी, उसे सेवक वाहन आदि सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि उसका खर्च करने वाला भी ग्रह है, उसको भोगने वाला भी ग्रह है। तो इसके लिए चंद्रमा अकेला नहीं है। तो मन कहीं ना कहीं भोगता रहेगा तो मन की अवस्था अच्छी रहेगी। तो इसलिए इस योग का दुर्धरा योग के नाम से बोला गया। अब केमद्रुव योग होता है। आप देखिए इसी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा अकेला है। पहले ये देखें। अभी ने कैमरे बंद कर लिए, इसे पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता। सिर्फ सब मार्स बैठा ऐसे है लगता इसके है पूछो पूछो। आप इसके देखो 12वें हाउस में देखिए। सिर्फ हाँ, मार्स बैठा है। हाँ आपने समझा। अगर मान लो चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लेनेट नहीं है, उस पर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, वो अकेला बैठा हो तो केमद्रुव योग माना जाएगा। राजलक्ष्मी जी समझे। चंद्रमा के पीछे मंगल बैठा हुआ है, अगर मंगल ना हो तो चंद्रमा अकेला हो गया। अब ये योग कैसे निर्माण होता है? केमद्रुव योग। कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से प्रथम, चंद्रमा से द्वितीय तथा 12वें भाव या चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से आगे, चंद्रमा से पीछे, लगन से केंद्र में कोई ग्रह ना हो। चंद्रमा को लगन मानेंगे, उसके केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुव योग बनता है। यह अशुभ योग है। और केमद्रुव योग जातक के अंदर दरिद्र, बुद्धिहीन, विपत्तियों व दुखी से पीड़ित होता है। जातक यह योग में जन्म कुंडली में
हो तो अन्य शुभ योग नष्ट हो जाएंगे, कोई भी अच्छा योग काम नहीं करेगा। सेकेंडली, केम दुरुपयोग करता क्या है, जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, अंत में सारी दरिद्रता दे देता है, सब कुछ छीन कर देगा। जब अंत में छीन करेगा तो आपके पास ना तो बल रहेगा, ना धन रहेगा, ना बुद्धि काम करेगी। अब सर तो केंद्र योग, सर अगर केम सुनिए ध्रुव फिर। योग और वासी योग दोनों हो जाए तो? अरे एक ही योग बनेगा, वासी योग कैसे बनेगा? बताइए, आप बना के बताइए इस कुंडली में। इस कुंडली में नहीं सर, मान लीजिए किसी और कुंडली में, मान लीजिए जैसे तो मैडम जी, चंद्रमा मैंने सर चंद्रमा जहां है मैंने उसके अगले मैंने अगले भाव में। रेणुका जी, जी रेणुका जी, मैंने एक चीज बोली है, इसमें जातक दरिद्र बुद्धि विपत्तियों व दुखियों से पीड़ित होगा। यदि यह योग जन्म कुंडली में हो तो जातक के अन्य योग शुभ योग नष्ट हो जाती, फिर तो कोई जी, योग काम ही नहीं करेगा। तो यानी कि अगर वासी योग बन भी रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। पहले लास्ट में क्या लिखा है, भी सारे शुभ योग खत्म हो गए। जी अब केंद्र योग भंग कैसे होगा, ये भी नोट करें। यदि ग्रह लगन से केंद्र में हो, यदि कोई ग्रह चंद्र से केंद्र में हो, लगन से भी केंद्र में कोई ग्रह हो, चंद्र से भी केंद्र में कोई ग्रह हो, तो या चंद्र युक्त हो, चंद्र के साथ हो। यदि चंद्र लगन से केंद्र में स्थित कोई ग्रह हो, चंद्रमा को यदि कोई ग्रह देखे तो केंद्र योग नष्ट हो जाता है। इस योग अगर किसी कुंडली में निर्माण हो, ये सबसे खतरनाक योग है। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, किसी को मालूम है? बताइए। सर शिवलिंग पे जल किसी की, चढ़ाए, चंद्रमा मजबूत करे। माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका जितना जाप करेंगे माँ दुर्गा उतनी सुरक्षा करेगी। सुरक्षा के लिए दुर्गा की शरण में जाएं, तब आपका उद्धार हो सकता है। और केंद्र योग में बहुत दरिद्रता आदमी को झेलनी पड़ती है। एक साथ साथ आपको एक उपाय बता देता हूँ। ऐसा आदमी जिसको खाने के भी लाले पड़े हैं, और ऐसा आदमी जिसके लिए दो दो पैसे के लिए मोहताज है, तो ये उपाय उनके लिए करवाना। उनको जो पतनाड़ा होता है ना, पतनाड़ा घरों में, जो छतों से पानी सारा बाहर आता है, पतनाड़ा बोलते हैं उसको। पंजाबी में पतनाड़ा बोलते हैं, हिंदी में वो बाहर से पहले अंडरग्राउंड कर दिया, पहले तो ऊपर से गिरता होता, झरने टाइप गिरता होता था। सर जो बारिश का पानी होता है ऐसे गिरता है वो। छत पे बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, एक हाँ पाइप्स के नुमा से निकलता होता ना, हाँ हाँ तो हाँ। उसको पतनाड़ा बोलते हैं। जैसे ओके। हम्म। तो जिसका हो उसको बोलो इसमें नहाए, जितना वो नहाएगा बारिश के पानी से, ऐसे पतनाले के नीचे खड़ा होके, उसके बाद इतना धन इकट्ठा हो जाएगा, वो खाना खुना खा सकता है, अपना गुजर बसर कर लेगा। जब भी बारिश हो उसको बोलो नहाओ। और बारिश का पानी जो है इकट्ठा करके घर में रखना चाहिए, जिससे आपके पास बृहस्पति और चंद्रमा का निर्माण होता है। कुदरती पानी जो जल का स्रोत है, गंगा गंगा इत्यादि का पानी भी बहुत अच्छा माना गया है। अब गज केसरी योग पे चलते हैं। जो गज केसरी योग सबकी कुंडलियों में देखने को मिलेगा, और तो सबसे ज्यादा भंग यही योग। एक सेकंड सर, जो आपने पिछले अभी चंद्र का बोला, एक तो या चंद्र को लगन बना के देखेंगे केंद्र में, और या हाँ लगन जी, से हाँ जी। देखेंगे, या लगन से ही सुनिए, जो लगन सुनिए कुंडली। ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से प्रथम, द्वितीय, 12वें भाव में, पहला दूसरा, या लगन से केंद्र, लगन एक ही है ना, लगन तो एक ही रहेगा, में कोई ग्रह ना हो,
तो केमद्रुव योग निर्माण होगा। यह अशुभ योग होता है। इसमें जातक दरिद्र, बुद्धिहीन, विपत्तियों में व दुखों से पीड़ित होता है। यह योग जन्म कुंडली में हो तो अन्य शुभ योग नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह लगन से केंद्र में हो, केंद्रुव योग भंग का कैसे, लगन से केंद्र में, तो उसकी चतुर्भाव में दृष्टि तो आएगी ही आएगी, ये समझ लें। यदि कोई ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, चंद्रमा युक्त हो, चंद्र लगन से केंद्र में हो, ऐसे ही लिखिए, चंद्र लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा के साथ युति हो। यदि चंद्रमा लगन से केंद्र में स्थित हो, चंद्रमा अकेला चंद्रमा लगन से केंद्र में स्थित हो, केंद्र कौन से हुए? सर तो किसी भी केंद्र में, मतलब केंद्र में कहीं भी? अरे मैडम जी, पहले योग को पूरी तरह सुना करें। यदि चंद्रमा लगन से केंद्र में हो, 1, 4, 7 and 10 में हूँ, यही ना? हाँ वही जी, तो। वो किसी भी केंद्र तो होगा ही नहीं, लगन से तो एक ही केंद्र बनेगा। हाँ, लगन से तो वही केंद्र बनेगा। यस सर, मीन्स फोर्थ। 1, 4, 7, 10। तो केंद्रुव योग नष्ट हो जाता है। अगर आपके पास केंद्रुव योग होगा, चंद्रमा के प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, अगर चंद्रमा पर कोई दृष्टि भी पड़ी है तो भी केंद्रुव योग भंग हो जाता है। इसका निवारण हेतु आपने माँ दुर्गा की शरण में ओम दुम दुर्गाए मंत्र का जाप करना है, और 1 माला, 3 माला, 7 माला, 5 माला, 9 माला, 12 माला कीजिए, जितनी हो सके उतनी कीजिए। अब गज केसरी योग है, ध्यान से सुनना। यदि गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो, यदि गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो, तो इस कुंडली में देखिए चंद्र से गुरु कहाँ है। देखें मैडम जी, बताएं। चंद्रमा केंद्र में से है, गुरु केंद्र में है सर, 10th हाउस में पड़ रहा है उसके, चंद्रमा से। 10th में तो केंद्र में आ गया। एक पॉइंट मिला आपको। यदि गुरु चंद्र से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में स्थित हो, तो गज केसरी योग बनता है। ये सबसे गलत धारणा है गज केसरी योग की। इसमें उत्पन्न जातक महान कार्य करने वाला, सभा में कुशलता पूर्वक बोलने वाला होता है। इसमें चंद्रमा बल होना आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा ना हो, अमावस्या चंद्रमा ना हो, और पक्ष बली चंद्रमा हो। पक्ष बली जानते हो किसको कहते हैं? किसी को मालूम है? नहीं। शुक्ल पक्ष का जो, अरे सुनिए, पक्ष बली किसको गिनते हैं? पक्ष बली गिनते हैं यस सर, पहले से शुक्ल पक्ष। फर्स्ट अरे से 6 दिन तक वो जी। मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप 6 दिन नहीं गिनते, अष्टमी से गिनना। अच्छा या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पक्ष बलि गिना जाएगा। दोबारा रिपीट करना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पक्ष बलि गिना जाएगा, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण पक्ष बलि चंद्रमा माना जाएगा, और जब अमावस का होगा तो क्षीण चंद्रमा होगा। अब आप गज केसरी योग को दोबारा आप समझें, यह योग ऐसे नहीं बनता। गज केसरी योग की धारणा बहुत गलत है।
अगर केंद्र में चंद्रमा से बृहस्पति हो, और सबसे बड़ी बात, उस पे किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, ये साथ में लिखें, ऐसे बनता है गजकेसरी योग। और ना ही वो 6-8-12 का स्वामी हो या 6-8-12 में बैठा हो, साथ में शुभ ग्रहों चंद्र शुभ भावों में स्थित हो, तब के गज केसरी योग निर्माण होता है। तो इसमें जातक खूब प्रसिद्धि, मान सम्मान, खूब ऐश्वर्य और भाग्यवान व्यक्ति होता है, कुल को तारने वाला होता है। कैसे, पहले ये ध्यान से समझें। चंद्रमा शुभ भावों में हो, चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, और उस पे किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, उस योग पर, ना चंद्रमा पर ना बृहस्पति पर, ना वो शुभ भाव प्रभाव में हो, शुभ कत्री हो, पाप कत्री ना हो, पाप मध्यस्य शुभ मध्यस्य ना हो, तब यह योग पूर्ण फलित होता है। और इस कार्य में जातक मान सम्मान, समृद्धि, ऐश्वर्यवान, भाग्यवान, कुल को उतारने वाला गिना गया। चंद्रादि योग। अब चंद्रादि योग है, चंद्रमा से 6, 7, 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग बनता है। तो जातक इस योग में उत्पन्न होता है तो वह सेना अध्यक्ष, दीर्घायु, रोगों से मुक्त, राजा मंत्री बनता है। यह ग्रहों के बल पर निर्भर करता है। सेना का अध्यक्ष, दीर्घायु, रोगों से मुक्त, राजा मंत्री बनता है। अब चंद्रमा से अष्टम और 6ठा और 7वां भाव क्यों लिया? क्योंकि 6ठा भाव रोग का है, 7वां चंद्र का मार्केश है, 8वां चंद्र की आयु है, अचानक हिडन है। तो ये तीनों भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो नेचुरली चंद्रमा पूर्ण स्वस्थ गिना जाएगा। फिर लिखता है साथ में ऋषि पराशर, यह ग्रहों के बल के ऊपर निर्भर करेगा षड बल में। सर इसमें चंद्रमा से लेंगे ना 6, 8, 10 जो आपने बोला अभी? हाँ, दोबारा रिपीट करता हूं। यदि चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें भावों में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग बनता है। तो जो जातक इस योग में उत्पन्न होता है वह सेना का अध्यक्ष, दीर्घायु, रोगों से मुक्त, राजा या मंत्री बनता है। यह ग्रहों के बल पर निर्भर करता है, षड बल से। हंस योग। हंस योग है जब गुरु स्वराशि, धनु राशि या मीन राशि या अपनी उच्च राशि का होकर लगन से केंद्र में स्थित हो तथा लगन बलवान हो तो हंस योग बनता है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना। लगन से धनु राशि कहाँ आएगी? मिथुन लगन हो, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, सप्तम भाव में स्वराशि का हुआ धनु, या मीन राशि का हो। जैसे मीन राशि कैसे आएगी? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सप्तम भाव में मीन राशि का हो, स्वराशि का हुआ। अब उच्च राशि कहाँ बैठेगी? कर्क राशि में। मान के चलिए कर्क राशि कहाँ होगी? अब देखिए,
यहाँ 4 5 6 7 तुला लगन हो, मान के चलिए तुला लगन, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृक मिथुन कर्क दसम स्थान में आई। अब यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं कौन कौन सी लगन में बनेगा, ये आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। तो इन लगनों के अंदर यदि गुरु स्वराशि धनु या मीन राशि का केंद्र या उच्च राशि का होकर लगन से केंद्र में स्थित हो, लगन यानी प्रथम भाव से केंद्र में स्वराशि धनु राशि का मीन राशि का या अपनी उच्च राशि का हो, तो यह स्थित हो तो लगन बलवान हो। अब साथ में लगन को भी देखना है, लगन हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, सब कुछ हमारे अपना स्वास्थ्य है। अगर वो बलवान है तो हंस योग निर्माण करता है। इस योग में उत्पन्न जातक शासक, सरकारी सेवा में उच्च पदाधिकारी, उत्तम व्यक्तित्व वाला होता है। वह उत्तम भोजन का शौकीन, धर्म ग्रंथों का ज्ञाता, सभी सुखों से संपन्न होता है। अब आपको समझ आया? किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए हंस योग के बारे में। किसी को ना समझ आए, किसी को कुछ पूछना है तो हंस योग के बारे में पूछना। पूछना है किसी को? सर हंस योग तो थोड़ा कम ही समझ आया, लेकिन सर वो जो हंस गज केसरी योग था उसमें जब दोनों जुपिटर और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो एक ही घर में अगर युति बनाते हैं तो तब नहीं तो वो बनता भी सर गज गज केसरी केसरी। योग गिना जाएगा, वो भी गज और केसरी योग है। अगर उसमें मान लीजिए बृहस्पति का वो रेट्रो हो गया तो वक्री हो गया तो तब भी तो माना फिर गज जाएगा? केसरी योग नहीं रहेगा, नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, अच्छा। नहीं माना जाएगा। अगर गज केसरी योग है, देखिए मैं अपने बेटे की कुंडली में, कन्या लगन है, ठीक है जी, कन्या तुला वृश्चिक धनु, धनु राशि में उसका वो बैठा हुआ है चंद्रमा, चतुर्भाव में धनु राशि बैठी, चतुर्भाव में चंद्रमा बैठा, चंद्रमा से दसम बृहस्पति बैठा हुआ है, चंद्रमा से सप्तम, लगन से दसम। अब गज केसरी योग तो बन गया। अब शनि महाराज जी उसके पंचमेश हैं, वो उच्च की राशि तुला राशि में बैठ के द्वितीय भाव में, उसकी तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी योग भंग हो। वो भंग कितने परसेंट हुआ? वो 40% भंग हो चुका है, 60% वो कार्य करेगा। ये नहीं है भी वो कार्य नहीं करेगा, पर वो अच्छा भला स्वस्थ नहीं माना जाएगा। स्वस्थ योग तब बनता है अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो और या चंद्रमा के साथ युति करके बैठा हो और लगन बलवान हो और गज के श्री योग पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि ना पड़ती हो। जितनी उसके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ेगी, जितना वो योग बलवान होगा, उतना ही फल अति उत्तम माना जाएगा। आपकी कुंडली से भी चंद्र जो जो किताब लिखती है, शास्त्र लिखता है, हमारा जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपकी कुंडली से भी चंद्रमा से बृहस्पति अगर मान लो छठे छठे भाव में आ गया तो शास्त्र क्या लिखता है? षष्ठे द्रौपदी नमस्तमम रावणम चीरहरण। आपका चंद्रमा तृतीय भाव में है, ठीक है जी, ठीक है जी, समझो। तृतीय भाव से चतुर्स्थान छठा भाव बैठ गया, उसमें अगर बृहस्पति महाराज बैठ के चंद्रमा से तो केंद्र में आ गया, क्या ये योग माना जाएगा? फिर बताइए खुशबू जी। हाँ जी सर, माना जाएगा, क्योंकि माना जाएगा। चंद्र मतलब वो केंद्र में तो आ गया ना सर। दोनों चंद्र केंद्र से में तो आ गए। केंद्र में आ चुका, हाँ चंद्र से तो केंद्र में आ हाँ। चुका, पर शास्त्र ने साथ साथ हम्म। ये भी लिखा षष्ठे द्रौपदी हन्नम अष्टमम रावणम चीरहन। द्रौपदी को क्या पता था उसका भी चीरहरण होने जा रहा है, वो तो राजों में ऐश्वर्य सुख भोग रही थी। बताइए।
छठा, आठवां, 12वां त्रिक भाव जिस जो हमारे हैं, छठा, आठवां, 12वां भाव जो है त्रिक भाव है, ये अच्छे भाव हैं हमारे। नहीं नहीं, फिर ये कैसे मानेंगे? जो अपना अनुभव है, जो मैंने लोगों की कुंडलियों में देखा है, जो मल्टी मिलेनियम बनते हैं, जो पैसे में बहुत फल फूल रहे हैं, मान सम्मान इज्जत सब वैभव प्राप्त होते हैं, उनके लिए उनकी कुंडली में कैसा योग होता है वो बताने जा रहा हूँ अब। उनकी कुंडली में लगन सबसे पहले बलवान होगा, और चंद्रमा और बृहस्पति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। मैक्सिमम शुभ ग्रह की दृष्टि लगन और चंद्रमा बृहस्पति पर होगी। चंद्रमा मैक्सिमम उनके केंद्र में होगा और बृहस्पति दक्षिण दिशा में नहीं होगा, सप्तम भाव में नहीं होगा। मैक्सिमम कुंडलियों में बृहस्पति लगन में होगा और चंद्रमा चतुर्भाव में होगा, या चंद्रमा सप्तम भाव में होगा, चंद्रमा दसम भाव में होगा और बृहस्पति चतुर्भाव में होगा। उन पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं होगी, अशुभ दृष्टि नहीं होगी। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, शुभ प्रभाव उन पर होगा और मैक्सिमम तभी फल फूल पाएगा। छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होगा। आई समझ आपको? अगर आया है, नहीं समझ आया है तो बता तो दीजिए किसी को। सर कंफ्यूजन है, मतलब अभी दोबारा से सुनेंगे ना तब अच्छे से समझ आएगा कि क्या। थोड़ा बहुत आ रहा है अभी तो तो मैंने पहले हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा मैंने बहुत लिख मैंने लिख के देखिए, मैंने करेंगे। अपनी तरफ से, मैंने तो अपनी तरफ से इसीलिए आपको ये पहले समझाया है, फिर इसके बाद आपके सारे डाउट जो है ब्लैक बोर्ड पे क्लियर कर देंगे। हमारा तो सर आप कब पकड़ ऐसी है। सर ब्लैक बोर्ड पे कब सिखाएंगे सर? ओ मैडम जी, ब्लैक बोर्ड तो मेरे पास अभी आ रखा है, मेरे को ट्राईपोड सब कुछ है, मेरे पास स्टैंड नहीं आ रहा जी। जो स्टैंड है ईगल वाला, वो कम से कम मैं 20 चक्कर काट आया हूँ लुधियाना में, वो मिलता ही नहीं। वो एक दिन कह रहा है आज बिल्टी आ जाएगी, कल आ जाएगी, आज भी मैं उसको बातचीत करके बोल गया हूँ, मेरा दोस्त था बहुत तगड़ा होलसेल, उसके पास भी नहीं पहुंच पाया जी अभी। मेरे को जितना बोलने में दिक्कत लगती है उतना समझाने में मेरे को 5 मिनट लगते हैं। वही तो सर, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। मैंने जी आपको योग भी तो समझ में आने चाहिए। मैं क्या आपको ये अभी तक विपरीत राजयोग, सेक्स योग, केंद्राधिपति दोष इत्यादि दोषों का पता ही नहीं है। जब पहले बोल के बताऊंगा तभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे तो समझ आएगा ही नहीं किसी को। अब मालवीय योग किसी को मालूम है? बोलिए। सर शनि से बनता है। मैडम जी शुक्र से बनता है, शनि से शश योग निर्माण होगा। अच्छा सम, हाँ ठीक है, हाँ ओके, ठीक है भूल जी। गई थी मैं सर। हाँ अब इन लोगों को, राजलक्ष्मी जी को मालवीय योग ही नहीं पता, खुशबू जी को शायद पता होगा, नहीं या पता सर, नहीं प्रभजोत पता, मैडम को पता होगा। नहीं पता सर। प्रभजोत जी आपको पता है? ये तो कैमरा ही सर बंद करके बैठ गए। नहीं। आप समझिए, मालवीय योग, ये आपने सर अपनी सर बुक में सर नोट अभी कर। इतना ही रहने दीजिए सर, क्योंकि इतना पहले रिवीजन कर लेंगे ना, ये बहुत कंफ्यूजन है इतने सारे योग का। ये हम तो करवाने लगे थे, आप तो एक एक योग कर लीजिए चलिए। सर सर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर बहुत चलिए, कंफ्यूजन है आज तो। आप किसी का डाउट हो तो पूछिए, इसको बंद कर देते हैं, पूछे। सर जैसे आपने बताया वो चंद्रमा का, मैं तो नाम भी भूल गई। सर जिसमें अब पहले नोट आपने, कीजिए। केंद्रुम केंद्रुम
हाँ, केंद्रम योग सर। सर अगर उसमें आपने बताया कि किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि पड़ेगी तो भी वो ग्रह मतलब वो दोष मैडम खत्म हो जी, अगर जाएगा। चंद्रमा पर हाँ। चंद्रमा किसी भी ग्रह की दृष्टि रहेगी तो हम्म। केंद्र योग बनेगा ही, चाहे वो अच्छा नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव। अच्छा, ठीक मतलब है जी। किसी भी, चाहे वो केंद्र शुभ योग ग्रह हो तब चाहे बनता है वो जब चंद्रमा क्रूर के ग्रह आगे हो। द्वितीय भाव। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। सबसे खतरनाक जो होगा केंद्र योग, हम्म। सभी शुभ ग्रह के योगों को भंग कर देगा जी। आपका मन ही पीड़ित हो, आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है, आपका मन ही चंचल बन जाए तो आप कैसे रुक पाओगे, ये बताइए मेरे को। मन की अवस्था को कंट्रोल करना ही हमारा मन है, सिस्टम है। अगर वही ध्यान है, वही क्या? सब कुछ है, वो नहीं कंट्रोल है तो आप कैसे करोगे? हम्म। बताइए। अब केंद्र योग भंग तो कहीं कुछ हो नहीं सकता। ये क्या योग कैसे होता है केंद्र योग? ये पहले देगा फिर आपसे छीनेगा। जब छीनेगा आपके पास से सब कुछ छीनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे दरिद्रता ऐसी लाएगा आपके पास 1 रुपया नहीं बचेगा। इवन ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं। ये लोग परमात्मा की कृपा से हमारे हिंदुस्तान में बहुत लंगर वंगर चलते हैं, कहीं ना कहीं भूखा तो किसी को सोने नहीं देगा। पर बाहर बाहर विदेशों में तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो कैसे करोगे जी फिर? चलिए, आज की क्लास में आपको एक उपाय दे देते हैं। जन्मदिन तो सबके आएंगे, ये उपाय आपने किताब में लिखना है। ये राजलक्ष्मी जी आपका पोता है। आ जाओ, नमस्ते कर लो। नमस्ते। इसको 1 मिनट बैठाना जी। हाँ? तो क्या बताइए चल? इसका कौन सा ग्रह बली है? कौन सा ग्रह बली है? वीनस। कोई वीनस नहीं। मंगल कहाँ है इसका? मंगल कैसे पकड़े सर? अरे इसको छोड़िए, आप पहले ये बताइए मंगल कहाँ है? सर मंगल पूछ रहे कहाँ है कुंडली सर? में मंगल कहाँ है? नहीं, अभी नहीं देखे सर। चलिए चलिए, आप सबका जन्मदिन आएगा, आप सभी को बता सकते हो अपनी। ये उपाय जो मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा ना इन क्लास, आपने अपनी बुक में लिखना है और उसके ऊपर केसर का चिटा या केसर छोड़ दें। और ये उपाय खुद भी कर रहा है और फिर किसी को करवाना है। लिख लें जी अपने पास। जाते समय फलाफल आज का लब्बो लुभाव ये है, जितने वर्ष के आप हो चुके हो उतने वर्ष के आप पंछी पिंजरे में कैद। जैसे मान के आपका 37वां वर्ष लगा है तो आपने 37+1 38 पंछी लेके आने हैं। वो चाहे 100 रुपए का एक दे, चाहे 200 का दे, चाहे 300 का दे, चाहे 400 का एक दे। वो लाकर आपने क्या करना है, वे सभी पंछियों को 1 बाय 1 करके उड़ा देना है और जो पिंजरा है वो तोड़ मोड़ के जमीन में गाड़ देना। ऐसा करने से आपके बुध, सबसे पहले बुध, दूसरी बात आपके सभी ग्रह अच्छे होने लगेंगे। वो साल आपके लिए अच्छा जाएगा। वो साल में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्वास्थ्य से लेकर किसी प्रकार के रोग की। एक शर्त यहाँ पर मार्केट ना ओपन हो आपका। कोई भी पंछी मीन्स कोई भी, तोता? कोई भी। तोता तो पर्टिकुलर बुध के लिए करते हैं। तोता लेके आते हैं जिसका बुध खराब हो
वो तोता लेकर आएगा पिंजरे में, हरे रंग का, लाल चोंच वाला। ये नहीं इंग्लिश तोता उठा लाए, कोई भी तोता उठा लाए, जो जंगली तोते हैं। वो तोते को उड़ाएगा, पिंजरा तोड़ मोड़ के वो मिट्टी में गाड़ेगा। सर इतने पंछी मिल जाते हैं जैसे हाँ। जैसे एज जाएगी तो 70-80s? मिलते हैं मैडम जी, आपके खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मिलते हैं सब जगह से। अब आपको तो, आप अम्बाला चले जाए, कैंट में चिड़ी बाजार लगता है, चिड़ी बाजार। सब सिर्फ मिलता ये है एक जी, साल का, सर ये एक साल का उपाय है? है ना, प्रति वर्ष का उपाय है। ओके। सर तो इसमें तो लगभग 4 लाख रुपीस लग जाएगा एक पक्षी। अरे मीन्स अगर पक्षियों का दाम काउंट करें तो ऑलमोस्ट। अरे मैडम जी, 100-200 300 रुपए का पक्षी मिलता है। 100 रुपए में, सर 200 जैसे रुपए हम में तो कबूतर। 50 के होने वाले हैं सर, 50 के होने वाले हो तो 50 पंछी +1 51। 51 करेंगे जी। अब मैं 42 का होने वाला हूँ, तो मैं 42 की बजाय 43 लेके आऊंगा। चाहे वो, ये तो अपने स्वास्थ्य के लिए करना है ना जी। साल भर में आप मेडिसिन भी तो उड़ाओगे। सर कबूतर का भी हो जाएगा? मैडम कोई भी पंछी, मैंने पंछी बोला है, ओके। इसमें मैंने कोई ये तो शर्त रखी नहीं आप भी 5000 वाला पंछी उठा के लेके आओ। आप 100-100 150-150 200-200 रुपए में कबूतर मिल जाते हैं, आप कबूतर उड़ा दो। वैसे भी तो पंछियों को तो दाना पहले डालने तो के लिए बल्क जाते हैं। में बाय करना, पहले बल्क में बाय करना, बल्क, उसके साथ इतने सारे आप पिंजरे ऐसा बाय कीजिए, करने। पिंजरे एक ही में ही डाल के दे देते हैं। सर जैसे 50, चलो अभी 50, कभी 60-70 के भी होंगे तो एक पिंजरे में थोड़ा आएंगे। वो मैडम जी लकड़ का बन जाता है पिंजरा। देखिए मैडम और जी, सर जब ये एक को ये निकाल लेंगे तो इतने उड़ा। एक एक सर करके थोड़ा उड़ सा। जाता है मैडम, सब सब कुछ हो जाता है। आप देखिए, काल सर्प दोष का निवारण कैसे होता है। उसमें मंत्र है, नवकुलाय विद्महे विषुवदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये मंत्र से रुद्राभिषेक होता है, ठीक है जी। सर और रुद्राभिषेक विषदंता है, करने, अरे विषदंता मैडम है। जी, पहले मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए, फिर आप पूछना जी जो पूछना है। तो उससे रुद्राभिषेक करने के बाद 3 दिन उसकी काल सर्प दोष की निवारण हेतु पूजा होती है। चाहे आप, कई लोग तो आजकल वहां जाने लगे हैं, नासिक वगैरह में नासिक करते में, हाँ नासिक हैं, जाते हैं। नासिक में, जबकि ये घर में भी हो सकता है। और 2 सांप, जिंदे सांप के जोड़े को दूध पिलाकर छोड़ा जाता है नहर में। अब ये उपाय कौन करेगा। पहली बात तो सांप खरीदने के लिए आपको मुश्किल, जो शास्त्र में लिखा हुआ है। और इससे काल सर्प दोष कम हो जाएगा, पर वो खत्म नहीं होगा। 8 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। और सबसे खराब काल सर्प दोष है, क्योंकि आपको मैंने पापकत्री योग समझाया था। राहु इधर हो और उस तरफ कोई भी ग्रह हो तो मारेगा ही मारेगा। ऐसी काल सर्प दोष में क्या होता है, वन साइड राहु होता है, वन साइड केतु होता है, एक साइड में ग्रह सब चले जाते हैं। वो बीच में जो लाइन है वो राहु केतु की बन जाती है। वो 1 बाई 1 एक ग्रह को मारते चले जाते हैं। तो आदमी सारी जिंदगी अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने सुखों में कमी महसूस करता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उसके बैठे हुए ग्रह के साथ राहु केतु की युति होती रहती है। तो सारा जीवन उसका इसी चक्कर में निकल जाएगा। सर मेरे छोटे बेटे का है काल सर्प दोष। मैडम जितना हो सके रुद्राभिषेक करवाएं। और एक चीज और नोट करें, जिनकी कर्क कर्क राशि या कर्क लग्न हो, मीन राशि हो मीन लग्न हो, वृश्चिक राशि हो वृश्चिक लग्न हो,
उनको खासकर रुद्राभिषेक करवाते रहना चाहिए। कोई उनका कारण सबसे सर? महा उपाय यही है। उनको कोई और उपाय करने की बजाय महारुद्राभिषेक करना चाहिए। और ये कब करना चाहिए सर, कोई स्पेसिफिक डे वैसे है? वैसे तो सबको रोज ही करना चाहिए, खुद कर लें। नहीं, और वो तो रुद्राभिषेक करने में कोई समय नहीं लगता, ये लोगों का वहम है। रुद्राभिषेक करने में बहुत समय लगता है। आपको रुद्री आती नहीं, आप इस स्टेज में जा चुके हो, भी आप संस्कृत सीखने जाओगे नहीं ना, तो आप रुद्राभिषेक कर कैसे सकते हो? आज ये तो भी आपको बता देता हूँ। मुझे तो आता है। बोलिए कैसे करते हैं? नहीं सर, संस्कृत बोलना। आप संस्कृत में तो रुद्री पढ़ लीजिए, आपको रुद्री तो है ही है आपके पास। बुक है आपके पास रुद्री की? नो सर। क्या दिखाऊं? दिखाता हूँ फिर, रुकिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, दिखा। सर आप म्यूट हो।
तब फिर से दिखा दीजिए प्लीज। लीजिए, इसको बोलते हैं नित्य पूजा प्रकाशम। ये किसकी है? ये है इसका राइटर। सर पूरा नाम नहीं आ रहा, पुस्तक भंडार पढ़ा जा रहा है बस। ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार, कचौड़ी गली, वाराणसी, चौखंबा। नित्य पूजा प्रकाश बोल लेंगे, आपको मिल जाएगी। मनसा प्रकाशन की भी मिल जाएगी, बिलासपुर वालों की। अब ये करनी कैसे है जी, ये भी समझ लें। आपने जिनको रुद्री पढ़नी आती है वो रुद्री के पंचोपचार पूजन से कीजिए। अगर जिसको रुद्री नहीं आती वो सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। इससे आपका मन, चंद्रमा, स्वास्थ्य इत्यादि में सभी प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इसमें सभी प्रकार के ग्रहों को साथ में लिया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर 5 प्रकार से पूजन करना है। दूध, दही, शहद, शक्कर। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, और साथ में फूल, फल, पुष्प, ईला, लौंगी, फलम, धूप, दीप, नैवेद्य। अब इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले आपने सुन लीजिए। पहले शुद्ध जल से स्नानम समर्पयामि, फिर दूध से स्नानम समर्पयामि, फिर आपने पुनः शुद्धो जलम समर्पयामि, फिर आपने दही स्नानम, सिंपल विधि में बता रहा हूं जिसमें आप भी कर सकते हो। दही स्नानम समर्पयामि, साथ में आपने महामृत्युंजय का मंत्र नहीं छोड़ना है, चाहे वो संपुट लगा के करें चाहे सिंपल विधि से करें। फिर पुनः शुद्धो जलम समर्पयामि, एक दूध जैसे चढ़ाया, साथ में पुनः शुद्धो जलम समर्पयामि, ऐसे करते रहना है। तो दूध, दही, फिर घी से घृत स्नानम समर्पयामि, फिर पुनः शुद्धो जलम समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि, पुनः शुद्धो जलम समर्पयामि। ये आपने ऐसे करके दूध, दही, घी, शहद, फिर अंत में आपने शक्कर से करना है। शक्कर में जब करोगे दोनों हाथों से आप ऐसे लगाओगे पूरी तरह से, तो उससे क्या होगा, आपके हाथों की रेखाएं भी बदलेंगी। फिर आपने क्या करना है, धूप, दीप, नैवेद्य सभी प्रकार के भांग पत्तर, बेलपत्तर आदि इत्यादि चढ़ाकर जब जब लास्ट में चढ़ाने हैं, जो इससे पहले आपके पास दूध कम से कम 1 लीटर से लेकर 1.25 लीटर के करीब होना चाहिए। इसमें आपका 100-150 ग्राम दूध पहले लग चुका होगा। जब आपको लास्ट में 1 लीटर दूध बचेगा तो एक बाल्टी में ये 1 लीटर दूध डाल दीजिए, पानी वाली बाल्टी में, और साथ में कुछ पानी की मात्रा मिला दीजिए, और 16 पतासे, ये भी सुन लीजिए, जो 16 पतासे हैं साथ में जो बची हुई शक्कर है वो दूध में डाल दीजिए, उसको पीस दीजिए। आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर। जी सर। उसको पीस दीजिए बारीक धार से, पहले उसके ऊपर चढ़ाते जाए, और ओम नमः शिवाय का जिसको आता है मंत्र उसका जाप करें, महामृत्युंजय आता है महामृत्युंजय का जाप करें, जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लेकर जाप करें, ताकि वो कर चढ़ाते जाए। तो चढ़ाने के बाद जब आपके पास सारा कुछ जल खत्म हो जाए, शुद्ध जल से स्नान कराकर सभी प्रकार से साफ सुथरा कर कर वहां पर
फिर आप वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, तिलक लगाएं, धूप दीप नैवेद्य फल फ्रूट इत्यादि चढ़ाएं बारी बारी सिर। तो फिर लास्ट में लौंग इलायची जो ईला लुंगी फलम चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं। मीठा पान हो सके तो मीठा पान चढ़ाएं। धूप दीप से पूजा अर्चना आरती करें और क्षमा याचना प्रार्थना करें, तब जाके ये रुद्राभिषेक संपूर्ण होता है, जो सिंपल विधि से किया जाता है। बाकी जो बड़ी विधि है उसमें सरिंगी जो होती है इतनी बड़ी, मार्केट में मिल जाएगी आपको 200 से लेकर 300 रुपए की। उसको एक ही धार से छोड़ा जाता है दूध, धार टूटने नहीं देते, उससे स्नान कराया जाता है। इससे आपके उत्तम स्वास्थ्य, कार्य सिद्धि, मन की व्यवस्था को ठीक करने ये रुद्राभिषेक काफी उत्तम हो पाए, परम अस्त्र है। इसके अलावा किसी है नहीं पूछना तो यहाँ से कवर करते हैं। तो आपने जो पदार्थों के नाम बताए उसकी क्वांटिटी तो आपने नहीं बताई कि कितना लेना है। जितनी श्रद्धा के अनुसार, आपकी मन की श्रद्धा है, चाहे 1 चम्मच चढ़ाएं चाहे 2 चम्मच चढ़ाएं, इससे ज्यादा नहीं चढ़ता। जी जो आपकी मन की इच्छा है, श्रद्धा है, उससे चढ़ाएं। अगर हो सके तो गन्ने के से भी वो रुद्राभिषेक करें, ताकि गन्ने के रास्ते से रुद्राभिषेक करने से बुद्धि, मन की अवस्था, धन की प्राप्ति अति उत्तम होती है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, वरना क्लास ओवर करेंगे। ये केसर वाला क्या बोल रहे थे सर? जो मैंने आपको उपाय लिखाया है ना, कि मैं अगली बार आपको क्लास में लिखा दूंगा। आपको एक किताब लेके इसमें लिखना चाहिए ये उपाय, साथ में केसर का तिलक लगाना चाहिए। खुद कार्य करे, ये मैं दिन भी बता दूंगा, इससे करने से आपका ये उपाय सिद्ध हो जाएगा। आप जिसको भी उपाय दोगे ये कार्य करेगा, वरना उपाय क्यों नहीं लगते किसी को, जितने मर्जी कर लो। सभी ग्रहों के बता दूंगा। आज की नेक्स्ट डेट में क्लास सब में नेक्स्ट भी लास्ट में बताऊंगा जी, लास्ट में सभी लोग टिके रहेंगे, फिर वरना ठीक है सब सर। कहेंगे आप थक गए थक गए थक गए। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना तो है नहीं, इसलिए क्लास यहीं से ओवर ठीक। करते हैं। जी सबको राम राम। राधे गुड राधे नाइट, सबको। राधे राधे, थैंक यू सर। गुड नाइट। राधे राधे you, sir. सभी राम को। राम। थैंक यू सो राधे मच राधे। सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड नाइट।